एक तरफ सरकार, विपक्ष पर सरकार का प्रहार, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ललकार। मुंबई में आज दोनों धड़े का शक्ति प्रदर्शन जोरदार। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे। चुनावी मौसम में मुंबई महारैलियों का अखाड़ा बन चुकी है। जी हां, एक तरफ 400 पार का नारा बुलंद करते हुए पूरे देश में दमदार रैलियां करके पीएम मोदी, वहीं दूसरी तरफ मोदी मैजिक के रथ को रोकने का दावा कर रहा विपक्ष। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। कम वोटिंग टर्नआउट से विपक्ष वापसी की उम्मीदें लगा रहा है, तो वहीं मोदी और बीजेपी अपनी जीत को लेकर लगातार आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ज्यादा से ज्यादा रैली और रोड शो कर जीत को एक तरह से सील बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मई की चिलचिलाती गर्मी में सियासी पारा हाई है और पांचवें चरण के मतदान से पहले मुंबई तो जैसे सियासी अखाड़े का एक सेंटर स्टेज बन गया है। 2 दिनों में के अंदर पीएम मोदी मुंबई में दूसरी रैली कर रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस भी आज रैली से शक्ति प्रदर्शन में जुटा हुआ है। एनडीए की महायुति में बीजेपी को राज ठाकरे का जहां साथ मिला है, तो क्या ये ठाकरे फैक्टर दूसरे ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे की जो काट कहा जा रहा है, जो खासतौर पे मराठी वोटर्स को काटने की रणनीति कही जा रही है, क्या ये वो काट बंद पाएगा? पार्टी चुराने और मराठी मानुष के नाम पर सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे उद्धव ठाकरे को क्या बीजेपी रोक पाएगी? आज हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की भी होगी कि महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में जो राजनीति है, वहां पर कुछ भी फिलहाल कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमने तमाम चरणों के चुनाव देखे और आज जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, उसके बाद और जब हम 20 तारीख को तमाम सीटों पर मुंबई में भी चुनाव देखेंगे, वोटिंग देखेंगे, तो एक तरह से यहां की जो पूरी सियासी अफरा तफरी है वो एक तरह से थम जाएगी। अब इसके बाद से अपने अपने जो अनुमान है उसका दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक भी अगर हम देखें महाराष्ट्र को लेकर, मुंबई को लेकर, किसी तरह का जो कन्विक्शन होना चाहिए, किसी तरह की जो एक पक्का अनुमान या किसी एक धड़े की तरफ लगातार वोटर्स के झुकाव की बात, ऐसा कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अपने अपने दावे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा हम माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। विश्लेषण हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मेरे सहयोगी अनुराग शाह के पास चलते हैं, जो कि इस वक्त शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। अनुराग, हमें जरा सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल है। एक सिंबॉलिक ये मैसेज भी है, खासतौर पे महायुति की तरफ से पहले नाम और निशान उनके पास गया और अब एक ऐसा मैदान जो हमेशा से बाल साहब ठाकरे की एक तरह से कहते हैं सिंबल रहा है, एक बड़ा संदेश यहां से जाता रहा है, वहां पर आज महायुति की रैली और मंच पर पीएम मोदी होंगे, राज ठाकरे होंगे। बड़ा संदेश देने की कोशिश। हाँ, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 20 तारीख को मुंबई में वोटिंग होने वाली है और आज मुंबई के अंदर 2 बड़ी रैलियां हो रही है। एक शिवाजी पार्क के अंदर और दूसरी बीकेसी के अंदर। शिवाजी पार्क के अंदर जो रैली है उसमें कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देने वाले हैं और इस वजह से जो शोरगुल हो रहा है उस वजह से शायद तक मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। और शिवाजी पार्क की जो रैली है, आइकॉनिक शिवाजी पार्क में आप भीड़ देख सकते हैं। मैं हमारे कैमरा पर्सन को भी बताना चाहूंगा कि वो बताए कि
झंडे जो लगे हुए हैं यहाँ पर शिवसेना के, बीजेपी के, एनसीपी के, इसके अलावा जो बड़े कटआउट्स है नरेंद्र मोदी के और बाला साहब ठाकरे के, बड़े बड़े कटआउट्स भी जो शिवसेना इस शिवाजी पार्क पे लगे हुए हैं। और कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधन करेंगे और आज का जो उनका संबोधन है वो फोकस किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है मुंबई के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर, जिसमें अगर अटल सेतु की बात करें या फिर कोस्टल रोड की बात करें या फिर जो मेट्रो का नेटवर्क, इसके अलावा जो फाइनेंशियल कैपिटल भी है मुंबई और रिफॉर्म्स जो लिए गए हैं आर्थिक जगत के अंदर, वो भी अपनी हाईलाइट जो है प्रधानमंत्री आज के भाषण में बता सकते हैं। स्टेज जो है ये हमारे कैमरा पर्सन जो आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहली बार इस स्टेज पे राज ठाकरे भी जो है इस सभा में होंगे। राज ठाकरे का जो आप फोटो देख सकते हैं महायुति की जाहिर सभा में, जो बाकी नेता है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ साथ राज ठाकरे भी आज की इस जाहिर सभा को संबोधित करेंगे। अगर हम मुंबई की बात करें तो 2019 के अंदर जो सारी 6 सीटें थी उसमें एनडीए की जीत हुई थी, लेकिन 2019 के बाद से स्थिति काफी बदल गई है। जो शिवसेना है वो उसके अंदर स्प्लिट देखने को मिला, एनसीपी के अंदर स्प्लिट देखने को मिला। तो अभी की जो इस बार 6 सीटें हैं उसमें 3 सीट में शिवसेना के चुनाव में खासतौर पे महाराष्ट्र और मुंबई को लेकर जो एक कन्विक्शन जो है अनुमान में या किसी तरह के जो नैरेटिव बन रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा, वो पक्कापन नजर नहीं आ रहा। शिवानी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, जरा अपने यहाँ का हाल बताइए और इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या समय है अहम जो रैली है और किस तरह से वहां पर इस वक्त माहौल है। देखिए, फिलहाल तो हम केजरीवाल के आसपास है, क्योंकि केजरीवाल फिलहाल मुंबई में है, भिवंडी के पास सभा करने वाले हैं। और कुल मिलाकर जो इंडी अलायंस की ये महारैली होने वाली है, महासभा होने वाली है, वो मुंबई के बीकेसी इलाके में होगी, जिसका इम्पैक्ट ये है कि कई प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वहां से जल्दी आज रिहाई दे दी है ऑफिस से, क्योंकि साफ तौर पर भीड़ बहुत होगी। 7:30 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो हैं, उबाठा के आदित्य ठाकरे, ये सभी एक स्टेज पर, एक मंच पर बैठेंगे। इनमें सभी विपक्ष के नेता शामिल होने वाले हैं बड़े तौर पर। घाटकोपर में हाल ही में बिलबोर्ड के गिर जाने से कई लोगों की मौत हुई थी, इस मुद्दे को उछालते हुए उद्धव ठाकरे नजर आने वाले हैं। और मुंबई के अंदर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, 3 सीटों पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी, और इसीलिए कमर कस के सभी नेता एक ही दिन पर रैली कर रहे हैं। जिस समय प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे होंगे शिवाजी पार्क से, वहीं इंडी अलायंस के जो नेता है वो बीकेसी के ग्राउंड से एमएमआरडीए में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यहां पर सभी की निगाहें अरविंद केजरीवाल पर भी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रिहाई के बाद अपनी जो चंद दिनों की उन्हें जमानत मिली है उसमें उन्होंने दिल्ली में सभाएं की, यात्राएं की, जिसके बाद मुंबई में वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद तुरंत ही वो भिवंडी में सभा कर रहे हैं। उसके बाद इंडी अलायंस की पूरी सभा में शामिल होंगे, ठाकरे परिवार से पहले मिलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होगा वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसी अहम सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, लेकिन खास तौर पर कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको कांग्रेस ने, जिन पर दांव खेला है इस बार मुंबई के अंदर, और इसीलिए उन्हीं चेहरों के लिए गुजारिश करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे। लेकिन सबकी निगाहें इसलिए प्रधानमंत्री की तरफ होंगी क्योंकि राज ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेज पर एक साथ एक दूसरे के साथ नजर आएंगे, और इसीलिए इसी का कटाक्ष करते हुए भी बड़े पैमाने पर उद्धव ठाकरे को सुना जा सकता है। लेकिन इंडी अलायंस की बैठक अचानक से यहां पर जहां हो रही है उसी में सभी नेता शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके ऊपर भी सवाल उठाया गया है, क्योंकि राहुल गांधी खुद जो है वो अब करीब अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंचे हैं। मुंबई में अब तक वो नहीं आए हैं, और इसी को भी लेकर बड़े पैमाने पर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि जनसभा जो है वो करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की होगी, जो कि इंडी अलायंस की सभा में नजर आएगी, और इसीलिए किस तरीके से प्रधानमंत्री को अटैक किया जाता है, 400 पार के नारों को अटैक किया जाता है और किन मुद्दों को गरमाया जाता है, ये देखना होगा बीकेसी में होने वाली इंडी अलायंस की सभा में। तो मई की गर्मी है, उसके साथ ही हम सियासी गर्मी भी देखेंगे, और आमतौर पर जब शाम ढलती है तो मुंबई का मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन आज सियासी तपिश जो है, आज
जो हर मंच से वार होंगे उन्हें देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और किस तरह से हम, चूंकि लगभग समय एक ही है, शिवाजी पार्क और बीकेसी दोनों धड़े, जाहिर है कोई मौका नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे पर वार करने के, रणनीति दोनों पक्षों ने तैयार की है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शिवानी आपका, इसके साथ ही अनुराग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। अब हम आते हैं अपनी चर्चा पर, और इस चर्चा में दो बेहद खास एक्सपर्ट को मैंने शामिल किया हुआ है। हमारे साथ आज दो बेहद खास एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, इसके साथ ही अरविंद जयतिलक साहब हैं जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर विवेक, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। शिवाजी पार्क, जब ये नाम सामने आता है तो जाहिर है हमें एक लेगेसी नजर आती है। पहले नाम और निशान को लेकर जो लड़ाई हुई उसमें एनडीए, बीजेपी और जो नई शिवसेना है उसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया, और इन सब के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति, खासतौर पे मुंबई को लेकर अपनी दावेदारी इन चुनावों में बहुत प्रबल होती जा रही है, खासतौर पे बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से। दूसरी तरफ आज ही का दिन जो है वो चुना इंडिया अलायंस ने। हालांकि उनके कई जो इस अलायंस के साथी थे उन्होंने आज मंच साझा करना शायद जरूरी नहीं समझा। अब इस पे क्या एक्सप्लेनेशन सामने आती है ये देखना होगा। क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये महाराष्ट्र का सियासी दंगल, और फिलहाल किसी तरह का कन्विक्शन भी कहीं नजर नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र और मुंबई को लेकर कोई एक धड़ा पूरे कन्विक्शन से कहे कि साहब हम पूरी तरह से हैं, तैयार हैं, हमारी इस बार सरकार आ रही है। हम लोगों में भी एक तरह का कंफ्यूजन देख रहे हैं। क्या आप ये चीज महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और गुजरात, खास करके एक कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। अगर आपको जीतना है तो खास करके आपको महाराष्ट्र आपको देखना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में क्योंकि 48 सीट्स है, और महाराष्ट्र में मुंबई का एक अपना अहम स्थान है। आप अगर खास करके देखिए तो मुंबई और जो ठाणे का जो बेल्ट है वहाँ बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आपको महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करना है तो। अगर सेंट्रल का रास्ता जो है अगर आपको जाना है तो उसमें महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, अगर बात आप करें आज के रैली की तो इसीलिए जो है एक तरफ से जो एनडीए है और दूसरी तरफ से जो इंडिया जो एक अलायंस है, इन दोनों ने अपने अपने रैली को किया है। एक ने शिवाजी पार्क में किया है, दूसरे जो है पीकेसी में कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप देखें तो कहीं न कहीं जो एनडीए जो मोदी जी जो आ रहे हैं, तो उनको भी साधना है। मुंबई को साधेंगे तो उसका व्यापक असर पड़ेगा और महाराष्ट्र पे असर पड़ेगा, और महाराष्ट्र का असर तो कहीं न कहीं देश की राजनीति पर भी पड़ता है। अब देखिए, अगर तो मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी के साथ उन्होंने राज ठाकरे को मिलाया है। राज ठाकरे और एक शिंदे का भी है। तो कहीं न कहीं जो उत्तर भारतीय मतदाता है, जो मराठी मतदाता है, इन दोनों को साधने के लिए एक ये किया गया है। क्योंकि शिंदे का जो गुट है, वो जो बाला साहब ठाकरे को मानने वाला गुट जो शिवसेना का है, वो कहीं न कहीं जो मराठी जो एक लिबरल थॉट के हैं, उनको जो है अपने ओर आकर्षित करेगा। और जो दूसरी तरफ जो कट्टर जो मराठी अपने को मानते हैं, उनको राज ठाकरे का सहयोग से वो आ सकते हैं। और उत्तर भारतीय तो उनके खिलाफ उनके पास है ही, गुजराती है ही। तो ये जो कम्युनिटीज़ है, जो यहाँ पे साउथ इंडियन है, जो गुजराती कम्युनिटी है, जो महाराष्ट्र जो मराठी कम्युनिटी है और जो उत्तर भारतीय कम्युनिटी है, कहीं न कहीं इसको साधने के लिए ये सब क्या किया जा रहा है। और मोदी जी ने, आपने देखा होगा 2 दिन पहले तो मोदी जी आए थे, उनका रोड शो जो है बहुत शानदार रहा था। तो कहीं न कहीं एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो फाइनेंशियल कैपिटल है, उसको साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुंबई को बिना साधे आप महाराष्ट्र नहीं साध सकते, और महाराष्ट्र एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भारत की राजनीति में। तो देखिए, प्रोफेसर विवेक, उधर आपने जो है बहुत बहुत सही बात कही, और ये वाकई ये है कि हर जो धड़ा है उसकी रणनीति अपनी है, लेकिन शायद एनडीए के लिए ये चुनाव एक तरह के निर्णायक चुनाव इसलिए भी हैं कि शायद उसे अपनी रणनीति क्या रखनी होगी महाराष्ट्र और खासकर मुंबई को लेकर, उसके बारे में बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अरविंद सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जिस तरह का एग्रेशन दिखाया है, आज शाम की रैली उसमें शामिल है। जगह जैसे मैंने कहा शिवाजी पार्क एक सिंबॉलिक महत्व है।
इन सब के बीच में ये भी अंदर खाने चर्चा है कि महाराष्ट्र और मुंबई के ये चुनाव दोनों ही धड़ों के लिए एक एक तरह का ऐसा टेस्ट है जहां पर उनको खास तौर पे इस राज्य के लिए अपनी स्ट्रेटजी को आगे प्लान बनाने में मदद मिलेगी। अभी भी बहुत स्पष्ट किसी के प्रति हम ये मान के चल रहे हैं कि आज की रैली में अगर राज ठाकरे मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं तो उसका एक रणनीति यह है कि उस मराठी वोट को काटा जाए जो सिंपैथी शायद उद्धव ठाकरे को मिल रही है, जिसके बारे में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस तरह की सिंपैथी उन्हें मिल रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस सिंपैथी के अलावा एक पूरा अलायंस जो है वो एक मंच पे आते वक्त प्रहार जो करेगा या शायद जिस बात का सबसे ज्यादा जिसको वजन देकर सामने रखेगा वो यही रखेगा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ देखिए धोखा हुआ है, जो आमतौर पे तमाम अपनी रैलियों में बात करते रहे हैं। ये क्लैरिटी क्या आपको भी नहीं दिख रही है? क्या अभी भी आप मान रहे हैं कि बड़ा दिलचस्प है महाराष्ट्र और मुंबई का ये रण? देखिए, इसको 3 संदर्भों में आपके सवालों को बाँट करके मैं इसको व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। आपने प्रहार शब्द का जो ज़िक्र किया है, तो राजनीति में प्रहार वहीं किया जाता है जहाँ चोट पहुँचे। तो आज दोनों धड़ों के द्वारा जो रैली होगी, एक-दूसरे को चोट पहुँचाने की कोशिश होगी। और उस चोट के ज़रिए जो सियासत की जो तासीर जो पैदा होती है जनता के द्वारा, उसको अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश होगी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यह चुनाव महज मुंबई का चुनाव नहीं है, बल्कि जो है महाराष्ट्र में जो शिवसेना का विभाजन हुआ है, जो बाला साहब की अपनी लेगेसी है, वह किसके सुपुर्द होगी, यह भी तय हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ 3 सीटों पर अभी आपके रिपोर्टर ने ज़िक्र किया है, मुंबई दक्षिण, दक्षिण मध्य और उत्तर-पश्चिम, सेना से सेना भिड़ेगी। इस पर जिसकी मुहर लगेगी, जो जीतेगा ये मान करके चलिए, वह जो है असली शिवसेना जो बाला साहब का था, जिसको बड़े तपस्या के बल पर उन्होंने स्थापित किया, सींचा, वह उस पर जो है अपना हक जताएगा और जनता भी उस पर एक किस्म से अपनी मुहर लगा चुकी होगी। यहाँ ध्यान देना होगा कि जो जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वो सभी सीटें जो है भाजपा और शिवसेना ने 2019 में जीता था। 6 सीटें जो है शिवसेना जीती थी और 7 सीटें जो भाजपा जीती थी। आज की तारीख में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, वह उन्हीं सभी सीटों पर लड़ रही है। सिर्फ 1 सीट का बदलाव हुआ है। उसने पालघर की सीट भाजपा को दे दी है और भाजपा की जो दक्षिण मध्य की सीट है, वो अपने पास रख ली। बाकी पूरी तस्वीर उसी तरह से है। तो यह जो अपने आप में जो है यह चुनाव इस मायने भी महत्वपूर्ण होगा कि जिसका मुंबई पे कब्जा होगा, 6 सीट मुंबई की, बाकी ठाणे, कल्याण, आपके भिवंडी और पालघर, ये 10 सीटें जो हैं, वही जो है महाराष्ट्र का समझिए कि सूबेदार लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर होगा। पहली चीज़ ये तय हो जाए। अब ये सवाल उठता है कि इतनी ये शांति क्यों है? हलचल क्यों नहीं है जो बाकी चुनाव में होता है? देखिए, घर का बँटवारा हुआ है, चाहे एनसीपी का हुआ हो, शिवसेना का हुआ हो, उनके समर्थक, उनको चाहने वाले लोगों में बँटवारा हुआ है। अब कोई समझ नहीं पा रहा है कि जो सियासत का जो नतीजे हैं, वो उसका ऊँट किस करवट बैठेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर भारतीय किसी भी वहाँ के नेता को किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी टिकट नहीं दिया है। आपने देखा कि संजय निरुपम कांग्रेस से किस तरह उत्तर पश्चिम की सीट के लिए वो लड़े, फिर जो है इस्तीफा देकर के आ गए एकनाथ शिंदे साहब के साथ, तभी नहीं मिला। उत्तर भारतीय भी पूरी तरह से बिल्कुल चुप है। आज जो बिल्कुल है एक अहम ये बहुत अहम पॉइंट आपने रखा। प्रोफेसर विवेक का मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब इन पूरी रैली के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद और ज्यादा आम वोटर्स के मन में थोड़ा सा किसी एक धड़े के प्रति एक नैरेटिव बनेगा। क्या ये कोशिश हो रही है कि आज की रैली में अपना जोर दिखाया जाए? क्या ये केवल शक्ति प्रदर्शन है या दोनों ही धड़ों की एक बेहतर रणनीति? देखिए, अभी जो मैं बात सुन रहा था और उस बात से स्पष्ट है। देखिए, अगर आप देखिए जो दोनों धड़े एक दूसरे के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों धड़ों के अपने जो है वास्तविकता है और उसको देखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, एनडीए की मैं बात करता हूँ और मैंने एनडीए के बारे में आपको स्पष्ट रूप से जो उसका विश्लेषण किया। रही बात जब दूसरा जो धड़ा है, जो
इंडिया जो गठबंधन है, जो एक दूसरा जो गठबंधन बना है, उसमें आप देखिए तो इसमें अजीत पवार हैं जो कि एनसीपी को ही तोड़ तोड़ के जो है एनडीए में आए हैं। तो कहीं न कहीं एनसीपी ने अपने जो घर को नहीं संभाल पाई। दूसरी तरफ जो एनसीए की तरफ तो जो एनसीपी की एक प्रॉब्लम थी कि उन्होंने अपने आप को नहीं संभाल पाए और उन्हीं का जो भतीजा जो है वो जाके एनडीए में चला गया, या उसका आज सरकार का पार्ट है। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि शिवसेना की अगर आप देखें तो कहीं न कहीं एक जनता में जो कि मैं देखता हूँ जाके आम जनमानस में ही है कि शिवसेना ने अपने आप को ही नहीं संभाल पाए और एक धड़ा उनसे अलग होके वो भी आज जाके बीजेपी के पास चला गया है। तो कहीं न कहीं बात यह है कि आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हो, या चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जनता के मन में एक है और दोनों ही लगातार धड़े वही जो एक दूसरे की कमजोरियों का आज पूरी तरह से फायदा उठाएंगे। अब आज की रैली तो समाप्त हो जाएगी, इसके बाद बयानों का जो दौर चलेगा, इस रैली में जो जो बातें कही गई हैं उस पर रिएक्शन क्या आता है और उसे आखिर उनका काडर और आम जनता किस तरह से लेती है, ये बड़ा होगा और बड़ा दिलचस्प होने वाला है, खासतौर पे मुंबई और महाराष्ट्र का ये सियासी रण। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रोफेसर विवेक। इसके साथ ही जयतिलक साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अच्छी चर्चा रही, अपने दोनों एक्सपर्ट का हम धन्यवाद करते हैं और इसके साथ ही रैली पर भी हमारी नज़र है। अब देखते हैं कि आखिर इस तरह से ये रैली आगे बढ़ती है, क्या कहा जाता है, किस मन से कौन से वार निकल कर आते हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए अब हम आपके सामने एक बेहद दिलचस्प रिसर्च लेकर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी शरद दुबे आपको बताएंगे कि चुनाव और बाजार का आखिर कनेक्शन क्या रहा है पिछले 10 सालों में। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, बाजार का उतार चढ़ाव जो है लगा रहता है और हम जो है इस एनालिसिस पे फोकस करेंगे, स्पेशली इलेक्शंस को लेके कि किस तरह बाजार में जो है मूवमेंट्स देखने मिला है। हमको देखने मिलता है किसी दिन बाजार में अच्छी रिकवरी आती है तो किसी दिन सेलिंग देखने मिलती है और बहुत सारे बातचीत होती है, तो उसके कारण जो है वॉलेटिलिटी जो विक्स होती है वो भी बड़ी लेवल पे देखने मिलती है और हर इलेक्शन में ये देखा जाता है। अब ऑफ कोर्स हमने जो है कुछ एनालिसिस किए कि कैसे एनालिसिस में 20 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन बाद और 20 दिन बाद कैसे मूवमेंट आती है निफ्टी में, या रिटर्न्स के बारे में बात करें तो हमने देखा 2004 में ये आंकड़ा देखे तो इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने मिला था। 2009 में देखे तो अच्छी जो है पॉजिटिव मोमेंटम जो है स्टॉक्स में देखने मिलती है, स्पेशली जो छोटे दिन वाले जो रेंजेस हैं जो आपके टेबल पे दिख रहे होंगे। 2019 में जो सबसे रिसेंट था, यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी मूव हुई है पर उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि फैक्टर्ड इन हो गई थी उनके इलेक्शन रिजल्ट्स को लेके। हमारे एनालिसिस में पिछले 10 साल जो है 2 टर्म्स को अगर मान के चलें, 2014, 2019 और अभी करंटली 2024, उस पर हमने एनालिसिस की है। और चुनाव से पहले वायदे बाज़ार में जो लॉन्ग पोजीशन होते हैं, जहाँ पे स्ट्रीट बुलिश रहता है, नज़रिया बुलिश रहता है, उसको लेके डेटा आया है। 2019 में जो है ये 48% था और अब 2024 में रिटेल का अगर एफएनओ पोजीशन देखें लॉन्ग साइड में तो वो और बुलिश, अब वो 69% का है। आप सोच सकते हैं 40-48% लास्ट 2 टर्म में था और अभी करेंटली 69% पे रिटेल का बुलिश नज़रिया आ रहा है। और वही एफआईज की बात करें तो कहानी उल्टा है, 66% था 2014 में, 52% 2019 में आया और अब जो है रिटेल शॉर्ट 26% पे। और हाल ही में जो है हमें पता चला कि एफआई की जो शॉर्ट्स थी वो लगभग 12 साल के हाई लेवल्स पे थे। बट हिस्टोरिकली देखा गया कि जब भी एफआई शॉर्ट हुआ है उसके बाद जो रिकवरी मार्केट में आई है उसमें बहुत स्ट्रेंथ देखने मिला है। पर ये डेटा ही है, हमने बस हिस्ट्री निकाला और आपके सामने रखा है। चुनाव के पहले जो एसआईपी और एफआईज होते हैं उनके निवेश के आंकड़े भी हम बता देते हैं। एसआईपी होते हैं जो रिटेल की मंथली एसआईपी के आंकड़े होते हैं, उस पर फोकस करता है। यहाँ पे जो है हम देखें 2014 में जो मंथली एसआईपी होता था या मार्च में जो देखा गया था वो लगभग 1206 करोड़ का था। अब वो जंप किया, वो लगभग अब 4 गुना जंप किया। आप सोच लो 2019 में ये 8000 करोड़ का मंथली एसआईपी दिख रहा है, अब फिर 1.5 गुना बढ़ चुका है। अब 20,000 करोड़ के ऊपर एसआईपी मंथली अब आ रहा है। अब ये जो है बहुत एक अच्छा सिग्निफिकेंट मूवमेंट जो है देखने मिल रहा है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स
और भारत की जो रिटेल पब्लिक है भारत बाज़ार पे उनका भरोसा लगा हुआ है। वही एफआईज़ की बात करें दूसरे साइड में, तो एफआईज़ में जो है याद रखिए मार्च में जो है आप कह सकते हैं 2014 में ओवरऑल 12,000 करोड़ का जो है इनफ्लोज आया था। वही 2019 में जो है आउटफ्लो था लगभग 6,900 लाख करोड़ का। और इंटरेस्टिंगली जो ये आंकड़ा, ये बड़ा आंकड़ा हो चुका है 2024 में भी, क्योंकि एफआई सेलिंग जो है बहुत स्ट्रांग देखने मिली है। तो ये एक एनालिसिस था जहाँ पे हमने डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर को रखा, दूसरे साइड फॉरेन इन्वेस्टर्स को रखा, और किस तरह बाजार का चाल चलन रहा है इलेक्शंस में आगे और पीछे कुछ छोटे से टाइम फ्रेम में, वो हमें बताए। लेकिन याद रखिए आने वाले जो इलेक्शन डेट्स आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंटली बाज़ार में भी जो है एक वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है, तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स तो रहते ही हैं, बट हमेशा जब आप ट्रेड करें तो अपने स्टॉप लॉस लगा के रखें और वित्तीय सलाहकार से भी पूछताछ जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस दिलचस्प रिसर्च के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।